हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी की रहेगी और बीएससी में हमारी फिजिक्स चल रही थी तो उसका नेक्स्ट वीडियो है। और आज जो यूनिट चल रही थी उसका समापन हो जाएगा और कल से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलिएगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और खास इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एमई का मतलब मैकेनिकल एनर्जी समझ लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा की यदि हम बात करेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और इसका हम प्रूफ भी समझेंगे। देखिए ये लिखा हुआ, नियम लिखा हुआ, प्रूफ लिखा हुआ है। और आज गिरती हुई किसी वस्तु, मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा संरक्षित रहती है, इस डेरिवेशन को भी हम इसमें करेंगे क्योंकि ये काफी बार कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, इस नियम को भी सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, पूरा सब कुछ समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा से पहले आपको काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 9th क्लास से ही आपको सिखाया है ऊर्जा के बारे में। फिर उसके बाद में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तो ये आप बहुत पहले से जानते हो। 9th क्लास से आपको न्यूटन के लॉ सिखाए थे, राइट। तो वही चीज है, कुछ ज्यादा नया नहीं है इसमें। तो लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं और बहुत शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि जो चीज आती है आपको जैसे 2 दूनी 4 इस तरह से याद है, तो वैसे ही न्यूटन के तीनों नियम आपको याद रहेंगे। और न्यूटन के नियम के बाद की में हम बात करें ऊर्जा, तो ऊर्जा के बारे में आपको सारा कुछ पता है, बल, ये सारा कुछ। लेकिन मैं इस पर ज्यादा टाइम और समय आपका नहीं लेते हुए सीधे सीधे पॉइंट पर आता हूं। पॉइंट ये है कि गतिज ऊर्जा क्या है। आपसे पूछने लगे गतिज ऊर्जा क्या है, तो आप सिंपली 2 वर्ड बोलिए उसके लिए कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, हर चीज में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ये अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि हर चीज में, हर एक वस्तु में, हर एक पिंड में अपने आप में ऊर्जा होती है। हर चीज में ऊर्जा होती है, ये समझ लीजिए पहली बात। तो ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ऊर्जा ना हो, राइट। क्यों? एक आइंस्टीन का नियम था द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, यानी कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद है। तो इससे ही समझ लीजिए किसी ना किसी एक छोटे छोटे पार्टिकल भी लूं, एक छोटा सा कण भी लूं, उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। और द्रव्यमान है तो मतलब क्या है कि द्रव्यमान ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही द्रव्यमान है। ये आइंस्टीन ने सिद्ध कर रखा है, तो इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ यदि द्रव्यमान है तो उसमें ऊर्जा भी है, और ऊर्जा है तो ऊर्जा हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गई बात। कोई भी आपसे पूछ ले कि ऊर्जा, भैया ऊर्जा हर चीज में है, मुझ में भी ऊर्जा है। यदि मैं ये छोटा सा ये ले रहा हूं तो इसमें भी ऊर्जा है। मेरे पास में ये मार्कर है, मार्कर, इसमें भी ऊर्जा है, हर चीज में ऊर्जा है। ओके, चलिए यहां पर थोड़ा सा टॉपिक से भटकना नहीं है। गतिज ऊर्जा की हम बात करें, स्पेशली एक केस पढ़ रहे हैं ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा। गति यानी कि मोशन। तो मोशन के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। यानी गति के कारण, यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है या जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, या किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। जैसे एग्जांपल समझो, बंदूक से निकलती हुई गोली। बंदूक से यदि गोली एकदम फायर किया बंदूक से, उसमें से गोली निकली, तो गोली में क्या है? अत्यधिक वेग है। अत्यधिक वेग मतलब उसमें गति है, मोशन है, और उसके कारण उसमें ऊर्जा है। तभी तो कट देखना किसी भी टारगेट पर जाकर हिट करती है तो उसमें ऊर्जा है। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में बहुत सारी एनर्जी होती है। चल रही है तो उसमें मोशन है, मोशन में उसमें क्या है? एनर्जी है। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये ऊर्जा का हम काउंट कैसे करेंगे कि ये कितनी ऊर्जा है? ओके, तो ऊर्जा का काउंट, मेजरमेंट हम करेंगे एक फॉर्मूले के द्वारा। गतिज ऊर्जा के बारे में हमने छोटा सा चीज, परिभाषा आपको समझ में आ गई। परिभाषा थोड़ा बड़ी करना चाहो कर सकते हो। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलिए नोट करके लिख लीजिए। गतिज ऊर्जा सदैव कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी? गति ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ओके, चलिएगा, ये चीज समझ में आ गई, पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि मोशन नेगेटिव नहीं हो सकता। जब गति कैसी है, जब ये धनात्मक, सीधी सीधी बात है, धनात्मक रहेगी, सदैव धनात्मक रहेगी, तो वो कैसा है?
जो चीज सदैव धनात्मक हो सकती है तो वो कैसी आएगी, कभी सदिश राशि नहीं हो सकती, तो इसलिए ये कैसी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बात करेंगे इसके सूत्र की। यदि किसी वस्तु में, हमने क्या बताया, गति के कारण जो ऊर्जा होती है, तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, या m द्रव्यमान की कोई वस्तु, उसका वेग v है, या v वेग से गति कर रही है, यानी v वेग से गतिमान है। क्यों ये बोला है ना, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु में, माना किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिशील है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, K बराबर 1/2 mv²। इतना डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ये सूत्र भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं, लेकिन इतना हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है डिटेल्स में जाने की, क्योंकि हमको तो इस पर आना है ना, तो इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली यही पढ़ते हैं। इसका मात्रक जूल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी ऊर्जाएं, सभी ऊर्जाओं का मान जूल। ओके, नॉर्मली जूल को यदि हम वैसे करें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। ये हो गया इसका मात्रक, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, और जूल। ठीक, कभी ना भूल। ओके, चलिए, क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी पर्टिकुलर स्थिति या विरूपण, एक वर्ड भी हम डाल दे रहे हैं, किसी स्थिति, या यहां पर एक वर्ड और डाल सकते हो आप ब्रैकेट में, विरूपण। विरूपण क्या है, डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मेशन। जैसे कि रबड़ है, रबड़ को हम दाब देंगे तो उसका क्या होगी, एक उसकी सामान्य स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन, या सामान्य स्थिति में थोड़ा सा क्या आ जाए, उसमें विचलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, डिफेक्ट ऐसा समझ लीजिए, सामान्य स्थिति में परिवर्तन यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, उसमें विरूपण यानी कि सामान्य स्थिति में उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा अंतर आ गया। जैसे कि आप ऐसा समझो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग ये नॉर्मल स्प्रिंग है, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको दाब दिया। ठीक है, दाब दिया। जैसे स्प्रिंग को हमने दाब देंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक संग इधर की और इधर की साइड में भागेगी। सोचो, कल्पना करो दिमाग में कि आपने एक स्प्रिंग को दाब दिया और छोड़ दिया तो क्या होगी, भागेगी। तो मतलब क्या है, उसके अंदर हमने क्या करा, ये इसकी सामान्य स्थिति थी, और सामान्य स्थिति से इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया। तो ये इसकी स्थिति क्या कहलाएगी, विरूपण स्थिति कहलाएगी इस स्प्रिंग की। रबड़ को थोड़ा सा दाब दिया, तो किसी वस्तु में उसके विरूपण के कारण जो एनर्जी स्टोर हो जाए, या उसकी स्थिति, किसी पर्टिकुलर स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सिंपल सा याद रखिए, ये भी नहीं याद रख पा रहे तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं, जैसे कि आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा, स्प्रिंग की ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, सब अपने आप में ये स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन नॉर्मली हम स्थितिज ऊर्जा को U बराबर mgh से निर्धारित कर देते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर, एक्चुअली में ये स्थितिज ऊर्जा नहीं, ये तो अपना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गई। मोस्टली हम इसको स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबकी अलग अलग, ये भी अपने आप में क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की ऊर्जा, ये भी अपने आप में एक स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये विशेष स्प्रिंग की किसी विशेष स्थिति में उत्पन्न होती है ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव होता है, ये होता है कि मान लीजिए कोई पृथ्वी सतह, माना कोई वस्तु m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर रखी हुई है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर mgh। m तो उसका द्रव्यमान हो गया, h क्या हो गई, पृथ्वी तल से उसकी हाइट हो गई, और g क्या है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी हुई है तो उस पर पृथ्वी के द्वारा कितना गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, यानी कि पृथ्वी उसको कितने बल से खींच रही है, यानी कि समझ रहे हो ना, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, नॉर्मल समझ पा रहे हो आप, इसमें कोई इतना ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर होगी? तो ये भी आपको क्लियर हो गया। गुरुत्व भी है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नॉर्मली स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें तो ये हो गया क्लियर। अब हमारा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हम समझ चुके हैं, तो अब पढ़ते हैं आगे की चीज, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा नॉर्मली हम बोल देंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को हम यांत्रिक ऊर्जा कह रहे हैं। वैसे यांत्रिक ऊर्जा तो बहुत सारी है, यांत्रिक ऊर्जा दुनिया भर की, ये सारे जितने भी एग्जांपल देख रहे हो सब यांत्रिक ऊर्जा के ही हैं। नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसको समझो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा का नियम क्या कह रहा है, देखिए सिंपल तरीके से क्या लिखा हुआ है। संरक्षी बलों के लिए, सिंपल सी बात है, ये चीज जरूर जोड़ना, बीएससी में हो आप, इंटर में और 9वीं क्लास में होते तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर संरक्षी बलों के लिए, केवल संरक्षी बलों के लिए, ठीक है। क्योंकि असंरक्षी बलों के लिए ये नियम थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है, ऐसा समझिए, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा डिफेक्टिव हो जाता है, हम सिद्ध भी करके दिखाएंगे। संरक्षी बलों के लिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अर्थात ऊर्जा फलन, क्या ऊर्जा फलन नियत रहता है। इस सिद्धांत को हम, इसी नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा का इसी को हम यांत्रिक लिख दीजिए, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आई बात? क्या संरक्षी बलों के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल, गतिज ऊर्जा यानी कि के और स्थितिज ऊर्जा यू बराबर कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। इसी को हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर होगी बात? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? किसी संरक्षी बल के लिए, या ऐसे समझो, सीधे सीधे डाल दो, क्या बोलोगे आप? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम संरक्षी बलों के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल सदैव नियत रहता है। इसी को हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट for any object is known as law of conservation of mechanical energy। सिंपल सा फंडा इतना है, आपको समझ में आ गई बात? कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि दो ही वर्ड हैं, क्लियर हो गए आपके, ठीक है। चलिएगा, तो हमने ये लिख दिया है के और यू, तो क्या है सम। फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द कांस्टेंट, इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। बस इतना लिखिए। फॉर एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, संरक्षी बलों के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग नियत रहता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी कंजर्वेशन, क्या कंजर्वेटिव, ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये इस तरह से आप बोल सकते हैं, कुछ भी जो भी आप बोलना चाहो। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ बहुत ही प्यारा सा है, आप जानते हो। यहां से देखिए प्रूफ, हम इस चीज को ही प्रूफ करेंगे बहुत ही छोटे से रूप में। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। इससे पहली वाले हमने वीडियो में इतना, वी नो दैट, WKT का मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती थी? बाह्य बलों के लिए, चलो मैं लिख देता हूं, बाह्य बलों के लिए, बाह्य बलों के द्वारा किया गया कार्य गति ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है क्या? W बराबर
डेल्टा के। समीकरण 1। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय, इससे पहली वाली वीडियो हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय बताई थी, वो सिद्ध भी करी थी। सिद्ध कितना आया था? W बराबर डेल्टा के, यानी कि बाह्य बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। और एक और चीज हम जानते हैं, किसी बल के विरुद्ध जो ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ये भी हम जानते हैं। या बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। क्या? बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है या वृद्धि के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, क्या बोला है हमने? बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य, बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य, बाह्य बल के विरुद्ध, उसके अपोज, किसके अपोज में किया गया? एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में, यानी कि उसकी विपरीत दिशा में किया गया कार्य, यानी माइनस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा यू। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हमने यू से प्रदर्शित करा है, तो स्थितिज ऊर्जा डेल्टा यू के बराबर होता है। तो यानी कि बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी डेल्टा लगा दिया, परिवर्तन के बराबर होता है। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? बाह्य बल के विरुद्ध कर रहे हैं कार्य, इसलिए। तो ये समीकरण 2, ये भी W, ये भी W, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ये भी W, ये भी W, दोनों W को बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली समीकरण बराबर दूसरी समीकरण, W बराबर W, यानी कि माइनस डेल्टा यू। ये इधर आएगा तो डेल्टा के बराबर कितना हो जाएगा? के, और ये प्लस डेल्टा यू बराबर 0। ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा, ये 0 हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा के डी के और डी यू बराबर 0, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका अवकलन, इसका अवकलन भी लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डी के बट्टे डी टी भी लिख सकते हैं, डी यू बट्टे डी टी भी लिख सकते हैं, और मतलब डी टी का दोनों पक्षों में भाग कर दिया हमने, ये 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? के का अवकलन और इसका समय के सापेक्ष के का अवकलन और यू का अवकलन, दोनों का अवकलन करने के बाद 0 आ रहा है। तो मतलब क्या है? किसी चीज का अवकलन 0 तभी आता है जब वो कांस्टेंट रहा होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि के प्लस यू बराबर कांस्टेंट होगा, तभी तो इसका अवकलन 0 आ रहा है। भाई कोई चीज में कह रहा हूं, यहां पर ऐसा समझो कि भैया x बराबर क्या है? 5 है, इसका अवकलन करो dx बट्टे और dt कर दे रहा हूं, तो इसका 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 5 है। ठीक है, ऐसे ही मैं कह दे रहा हूं, इसका x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, इसका अवकलन कर लो, x dx बट्टे dt प्लस dy बट्टे dt बराबर 0। क्यों 0 आ गया? क्योंकि हमारे पास में कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तभी तो 0 आता है। तो ये k और u का मान कांस्टेंट आ रहा होगा, तभी तो ये अवकलन करने पर 0 आ रहा है। इतना तो आप जानते हो। चलिए, ये आ गया k प्लस यू बराबर कांस्टेंट, ये हमको सिद्ध करना था, प्रूफ, काम खत्म। ठीक है, चलिए, ये तो छोटी सी बात रही, लेकिन अब थोड़ा सा मुक्त रूप से गिरती हुई, ये तो छोटे से रूप में प्रूफ कर दिया हमने, लेकिन अब बात करेंगे हम मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा कंजर्व रहती है, नियत रहती है। इस चीज को सीखेंगे। चलिए, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही प्यार से यहां तक समझा दिया मैंने। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक और उदाहरण है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के नियम को क्या करता है? सत्य करता है, सिद्ध करता है, प्रूफ करता है। ये वाला एग्जांपल, मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, सदैव कांस्टेंट रहती है। क्या बोला है मैंने? मुक्त रूप से गिरती हुई
वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। ठीक, इसका प्रूफ डाल लेते हैं। प्रूफ लगे मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु लिख लेना। प्रूफ में आप हेड डाल सकते हो, मुक्त रूप से मुक्त रूप का मतलब देखिए, यहां पे कोई क्या है, पृथ्वी मान लीजिए, भूतल, और इससे h ऊंचाई पर एक वस्तु रखी हुई है m द्रव्यमान की पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर एक वस्तु है। ओके, अब ये क्या है, विराम में पहली कंडीशन, तीन कंडीशन हम मानेंगे। ये यहां पर है, फिर दूसरे पे यहां पर और तीसरे पे यहां पे, तीन बिंदु मान लेंगे। तीन बिंदु से सिद्ध हो जाएगा। तीनों बिंदुओं पर यदि ऊर्जा का मान बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो सत्य है, अदरवाइज नहीं। तो हमारे तीनों बिंदुओं पर पहली कंडीशन ये हमने मान लिया, ये किसी ए बिंदु पर रखी हुई है। यहां पर क्या है, ए बिंदु है, बीच में एक यहां पर मान ले रहा हूं बी बिंदु मान ले रहा हूं, और ये मैं मान ले रहा हूं यहां पर सी बिंदु। और भी कोई भी बिंदु मान सकते हो, लेकिन मैं तीन बिंदुओं से ही प्रूव कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा। ओके, और ये क्या है, अभी माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर विराम में रखी है। अभी क्या है, ये h ऊंचाई से ऊपर विराम अवस्था में है। जब विराम अवस्था में है रखी है तब इसकी कंडीशन क्या होगी देखिएगा। तब यहां पर क्या है, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। सिंपल सी बात है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक चीज और सीखो, यदि यहां पे ये मुक्त रूप से रुकी हुई है, स्थिर है, तो इसका वेग कितना हो जाएगा। वेग की यदि हम बात करें, वेग बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वेग 0 है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर भी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका वेग बोले तो v बराबर कैसा है, 0 है, क्योंकि इसका वेग 0 है। जब वेग 0 है तो यानी उसमें गति कर ही नहीं रही है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी ही नहीं। ये तो नॉर्मली समझ रहे हो, जब गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि अभी गति नहीं कर रही, क्योंकि ये कैसी है, विराम अवस्था में है, एकदम रेस्ट पोजीशन में है इस पॉइंट पर। ठीक है, इतनी हो गई। ये किसकी बात चल रही है, बिंदु ए की बात चल रही है। ठीक है, h ऊंचाई पर बिंदु ए पर, ऐसा समझ लो, h ऊंचाई पर विराम में रखी हुई है। h ऊंचाई पर, यहां पे ब्रैकेट में डाल लेना, ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में, यहां पर ब्रैकेट में लिख देना बिंदु ए पर, ऐसे लिख लेना। इस ब्रैकेट में लिख लेना, यहां पे ब्रैकेट में बिंदु ए पर रखी हुई है, तो ये बिंदु ए की कंडीशन है ये। ठीक है, ए की कंडीशन है कि, और बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझो। बिंदु ए पर U बराबर यानी UA, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, ऐसा समझ लो, के ए समझ लो काइनेटिक एनर्जी बिंदु ए पर एट पॉइंट ए, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। UA का मतलब ये U समझ लेना, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो नॉर्मली क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का नॉर्मली फॉर्मूला होता है mgh। तो द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान अभी भी m है, हाइट यहां से पृथ्वी तल से h है, गुरुत्वीय त्वरण g रहेगा। ठीक है, कोई नहीं। तो बिंदु ए पर यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा के ए बराबर U, के ए यांत्रिक ऊर्जा का मतलब मैं मान ले रहा हूं E,
ई मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, समझ लो मैकेनिकल एनर्जी को मैंने ई से प्रदर्शित करा। ई बराबर क्या, नॉर्मली ई ए बराबर के ए प्लस यू ए, ठीक है। मैंने कहा टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि कुल यांत्रिक ऊर्जा एट पॉइंट ए पर कुल यांत्रिक ऊर्जा ई बराबर ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा, ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। समझ गई बात को, चलिएगा। तो ई ए बराबर के ए की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू एम जी एच लिख दो, एम एच जी या एम जी एच लिख, एम जी एच ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ई ए बराबर एम जी एच, इतनी आ गई। इतनी ही एनर्जी, टोटल एनर्जी बी बिंदु पर होनी चाहिए, टोटल एनर्जी इतनी ही इस वाले पर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इतनी ही आनी चाहिए। देखिएगा अब हम केस पढ़ेंगे, हम अगला केस की हम बात करेंगे बिंदु बी पर। बी डायरेक्टली लिख दिया, बिंदु बी पर हम बात कर रहे हैं, बिंदु बी पर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अब हमने माना कि ये क्या है, मुक्त रूप से छोड़ दी गई है वस्तु, मुक्त रूप से गिर रही है, और जैसे ही गिरती हुई ऊपर से ये कैसे नीचे की ओर आ रही है, ये अपने वी वेग से नीचे की ओर आई, और ऊपर से यहां से इसने क्या करी, एस दूरी तय कर ली, एस दूरी तय कर ये नीचे की ओर आ गई, यानी बिंदु बी पर आ गई। समझ में आ गई बात। यानी कि जैसे ही मैं कह रहा हूं, ये देखिएगा, ये नीचे मेरा हाइट यहां पर है, जैसे ये ऐसे गिरा, ये गिरा, तो ये गिरने से पहले ऊपर से गिरा, छोड़ा मैंने मुक्त रूप से अभी यहां पर रुका हुआ है, और इससे मैंने यहां पर रुका हुआ है, और ऐसे मैं छोड़ा, ये नीचे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर ये कैप था, और यहां के बाद में ये वाला कैप जैसे ही ऐसे आया, तो मतलब यहां से गिरा, ये ए बिंदु पर था, फिर ये बी पर आया, फिर सी पर आया। जब ए बिंदु पर ये अभी रुका हुआ था, ये वाला कैप यहां पर रुका हुआ था, और जैसे ये बी से होता हुआ नीचे आया, ये जब यहां पे आया होगा तो ऊपर से इसने मान लिया एस दूरी तय कर ली, एस दूरी तय कर ली, लेकिन यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो एच थी। तो ये वाली दूरी, नीचे वाली दूरी कितनी बचेगी भाई, ये दूरी सपोज दैट ये 10 मीटर थी, ऊपर से इसने 3 मीटर चल लिया, तो नीचे वाली कितनी बचेगी, 7 मीटर बचेगी। 7 मीटर का मतलब क्या है, ये बचेगी एच माइनस एस, ऊपर से कुछ ना कुछ दूरी तय करी, यहां से यहां तक की दूरी एस मान ली, तो नीचे वाली कितनी बचेगी, एच माइनस एस। तो ये टोटल एच थी, ऊपर से थोड़ी दूरी तय कर ली इसने, तो नीचे कितनी बचेगी, एच माइनस एस, एच माइनस एस बचेगी नीचे की, यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, एच माइनस एस। समझ में आ गई बात, चलिएगा। ओके, अब हमारे पास में दूरी तो पता चल गई, अब यहां पे इस बिंदु पर इसका वेग देखो, वेग कितना, इस वस्तु का यहां पर वेग कितना रहा होगा, ध्यान से समझो। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना, प्रारंभिक वेग 0, और बिंदु बी पर वेग हमने मान लिया v, प्रारंभिक वेग इतना और अंतिम वेग इसका v। तो हम कौन से गति के द्वितीय नियम से चलो, द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति का सॉरी तृतीय नियम से चलो। एक गति का नियम होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है, तो इस नियम से चलेंगे, गति के नियम से, गति के नियम से चलेंगे। तो v की जगह पर तो v रहेगा, अंतिम वेग तो v रहेगा, u की जगह पर 0 आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस ये 2, a की जगह पर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे मुक्त रूप से नीचे गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत नीचे की ओर आ रही है। और s की जगह पर क्या हो जाएगा, दूरी ऊपर से नीचे तक दूरी कितनी, s ही है, दूरी s है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gs, इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। v स्क्वायर का मान इतना आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बिंदु बी पर हम बात कर रहे हैं, बिंदु बी की बात कर रहे हैं, तो बिंदु बी पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के बी बराबर 1/2 m, वस्तु का द्रव्यमान तो m ही है, लेकिन v स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा, 2gs, क्या आ जाएगा 2gs, ये आ जाएगा, v स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2gs। अब होगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो kb, बिंदु b पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgs हो जाएगी। अब आप कहो सर ये तो इतनी बराबर नहीं है, नहीं मुन्ना,
ई ए निकालनी है तो ऐसी ई बी निकालेंगे सबसे पहले। अब बिंदु बी पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालो, स्थितिज ऊर्जा है तो, और यू बी कितनी हो जाएगी, यू बी, इसका मतलब यू बी का मतलब समझ जाना, बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा, बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एम जी एच। अब एच कितनी होगी, एच कितनी है, एम जी एच। बिंदु बी पर हाइट कितनी है, एच माइनस एस। बिंदु बी पर एच, ये वाली एच नहीं लगेगी, ये दूरी कितनी, पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर है अब ये वस्तु, भाई ऊपर से गिरती हुई नीचे की ओर आ गई, एस दूरी नीचे आ गई तो नीचे से दूरी कितनी बची, एच माइनस एस कितनी बची। ठीक, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमको तो टोटल एनर्जी चाहिए। तो बिंदु बी पर यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई बी। इस ई बी का मतलब क्या है, बिंदु बी पर यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु बी पर यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के बी प्लस यू बी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल। गतिज ऊर्जा कितनी आई थी, एम जी एस प्लस यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल यानी कि आपका क्या, स्थितिज ऊर्जा कितनी आई है, एम जी एच माइनस एस। तो कितना हो जाएगा ये, एम जी एस प्लस एम जी एच माइनस एम जी एस, ये आ जाएगा। एम जी एस से एम जी एस कट गया क्योंकि ये माइनस का है, तो ई बी बराबर बचा एम जी एच। देखो बिंदु बी पर भी ऊर्जा उतनी ही आई है जितनी बिंदु ए पर आई थी। यांत्रिक ऊर्जा का मान बिंदु ए पर कितना आया था, mgh आया था, बिंदु बी पर भी कितना आया, mgh आया। अब सी बिंदु की बात करेंगे, बिंदु सी पर अब देखिएगा, जैसे ही वस्तु ऊपर से गिरी नीचे आ गई, बिल्कुल किस पे आ गई, जमीन पर आ गई, ऐसे ऊपर से बार नीचे गिर जाता साला। ये देखिए ये ऐसे नीचे आ गई एकदम, ये रुक गई तो अब क्या हुआ इसमें, अब देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर आई, जब नीचे की ओर आ गई तो ध्यान से समझिएगा कि इसका वेग कितना हुआ। दूसरी चीज इसकी हाइट कितनी हुई। ठीक है, ये सारी चीज अभी सीखो। देखिएगा बिंदु ऊपर से जब नीचे की ओर चल आई, ऊपर इसका वेग कितना था, अभी यहां से नहीं, यहां से देखिएगा, यहां पे कितना था, u बराबर कितना था 0, v बराबर, जैसे ये नीचे की ओर आई, नीचे की ओर आ गई बिंदु सी पर, तो यहां पर कुछ ना कुछ ऊपर से आ रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो वेग रहा होगा, क्योंकि ये विराम अवस्था से चली नीचे की ओर आ गई। नीचे की ओर जब आई है, प्रारंभिक वेग इसका u, अंतिम वेग v है, और इसकी ऊपर से इसने हाइट कितनी मैंने कि ऊपर से दूरी कितनी तय की, ऊपर से इसने दूरी तय की h, ऊपर से दूरी तय करती हुई आई नीचे h। तो मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, क्योंकि हमको इसका वेग निकालना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या निकालना होता है, वेग निकालना होता है। तो वेग कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो यहां से देखिएगा v की जगह पे कितना, ये v स्क्वायर है, u की जगह पे 0, 2 की जगह पे 2 रहेगा, a की जगह पे g रहेगा, s की जगह पे क्या हो जाएगा, अब h हो जाएगा, h। क्यों यहां पर हमने s की जगह पे s क्यों लगाया, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मानी थी, s मानी थी, क्योंकि ऊपर से यहां तक की दूरी s मानी थी। लेकिन अब ऊपर से वस्तु नीचे मुक्त रूप से गिर गई, यहां पे u बराबर 0, प्रारंभिक वेग u 0, नीचे की ओर गिर रही है तो v वेग बन गया, यानी अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। लेकिन जैसे ही वस्तु नीचे की ओर आई तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी हो गई h, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, h हो गई। तो अब इस दूरी की जगह पे h आ गई, a की जगह पे g क्यों आया, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, नीचे की ओर विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये अपना नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं, ग्रेविटेशनल, क्योंकि हाइट से नीचे की ओर आ रही है, तो ये चीज आ गई। तो यहां से v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर आ गया 2gh
वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2gh आ गया। लेकिन हमको वी नहीं, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के सी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो वी की जगह पर 2gh लगाएंगे, तो के सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह पर क्या लगेगा, 2gh। 2 से 2 कट गया, तो के सी बराबर कितना आ गया, mgh आ गया, mgh आ गया। ठीक है, हमको केसी से मतलब नहीं है, हमको यहां पे पहले यांत्रिक ऊर्जा भी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यहां पे स्थितिज ऊर्जा भी निकालो। यूसी बराबर कितना, देखिएगा ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नॉर्मली mgh होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई कितनी हो गई, यहां से देखिएगा, यहां पर थी h ऊंचाई, h से थोड़ी कम हुई और कम हुई और कम हुई और कम हुई और कम हुई, लेकिन नीचे से पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 0, क्योंकि ये पृथ्वी तल पर आ गया, बिंदु सी पृथ्वी तल पर है, इसलिए पृथ्वी तल से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि ऊपर से दूरी तो h है, लेकिन नीचे से दूरी, भाई ऊपर कोई वस्तु यहां से यहां तक की दूरी ऊपर से माप रहे हैं, लेकिन ऐसा समझो एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, यहां से ये यहां तक आ गई, ठीक है, ये 10 मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी तो 10 मीटर है, लेकिन यहां पे सी से बी तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर, क्योंकि ए से सी तक की दूरी कितनी, ए से सी तक की दूरी 12 है, ए से सी तक की दूरी 12 है, ए से बी तक की दूरी कितनी, 10 है, तो यहां सी से बी तक की दूरी कितनी बचेगी, 2 बचेगी, यहां से यहां तक की दूरी। ऐसे ही यदि मैं यहां तक की दूरी बात करूं, तो यहां से यहां तक की और कम हो जाएगी, और इस यहां सी से सी तक की वैल्यू, सी से बी तक और कम और कम और कम, सी से सी तक, यानी ये वाला बिंदु उठाकर मैं ये वाली वस्तु उठाकर यहां पर रख दूं, तो नीचे से दूरी मापूंगा तो कितनी, 0। तो बिंदु सी पर हाइट जो है, वस्तु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वस्तु की ऊंचाई 0 है, अतः पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा यूसी बराबर कितना हो जाएगा, 0। यूसी बराबर 0 हो गया। पृथ्वी तल पर यानी नीचे बिल्कुल कितना हो जाएगा, पृथ्वी तल पर नॉर्मली जब स्थिति इसकी यहां पर है तो h ऊंचाई पर यहां पर रहेगी तो कुछ ऊर्जा रहेगी, लेकिन जैसे यहीं पर रखी जाएगी ये वस्तु तो कितनी हो जाएगी, 0। स्थितिज ऊर्जा इसकी 0 हो गई। तो हमको स्थितिज ऊर्जा नहीं, हमको क्या निकालनी थी, हमको तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए थी। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी प्लस यूसी। तो ईसी बराबर ये क्या ना, mgh प्लस 0। तो ईसी बराबर कितना आ गया, mgh। तो mgh आ गया, समझ में आ गई बात। तो यहां से क्या सिद्ध हो रहा है, यहां समझ में आ गई ना, ईसी बराबर कितना आ गया, यहां पे लिख दे रहा हूं, ईसी बराबर mgh आ गया। क्यों, क्योंकि केसी प्लस यूसी के यूसी की वैल्यू 0 और केसी की वैल्यू mgh आ रही है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको ही मिटा दे रहे हैं ताकि अलग से दिखाई दे। ठीक है, ये और यहाँ पे तो ये से लिख रहा था। ठीक, अब आप देखिएगा, मुक्त रूप से कोई भी वस्तु गिर रही है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहां पे ले लो चाहे यहां पर, कितने भी बिंदु बना लो अलग अलग, उन प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा का मान, यांत्रिक ऊर्जा, प्रत्येक ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योगफल कैसा रहेगा, सदैव कंजर्व रहेगा, नियत रहेगा, बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु भी यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम को सिद्ध करती है, उसको सत्य बताती है।
ठीक है। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, यदि मुक्त रूप से ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वो उसके प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और आपकी काइनेटिक एनर्जी का योगफल सदैव नियत रहता है। देख लो, बिंदु ए पर यांत्रिक ऊर्जा mgh, बिंदु बी पर यांत्रिक ऊर्जा कहां गई, ये रही, बिंदु बी पर यांत्रिक ऊर्जा mgh, बिंदु सी पर यांत्रिक ऊर्जा mgh, इतनी आई mgh, तीनों जगह बराबर आ रही है। क्लियर हो गई। इससे सिद्ध होता है कि मुक्त रूप से, यहां पर लिखना चाहो लिख दीजिएगा, इससे सिद्ध होता है कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। बस इतना इसके पीछे लगा देना, सिद्ध, अतः सिद्ध होता है। और ये पूरा यहां तक का टेप देना, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसमें 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, वो निकलते बढ़ते कभी करा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिएगा। बाकी कोई इतना इशू है नहीं कोई भी चीज का। बाकी जब मैं नोट्स आपको, हाँ, नोट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो नोट्स में बहुत जल्दी पीडीएफ में यूट्यूब पर ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नोट्स बन चुके हैं आपके, तो नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, बाद में वीडियो बनाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैथ की वीडियो बहुत ही जल्दी आपका एसिम्पटोट्स चैप्टर चलेगा, एसिम्पटोट्स, उसके बाद में कर्व ट्रेसिंग इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो चैप्टर इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि बीएससी के आपके सेकंड सेमेस्टर और आपका थर्ड सेमेस्टर जो आएगा, और बीएससी जब वैसे नॉर्मली जब सालों वाली थी तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में आता था। इसी तरीके से ये आपका अब यानी कि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर को छोड़कर थर्ड सेमेस्टर में और 5वें सेमेस्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कर्व ट्रेसिंग। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको अभी सीख लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। एसिम्पटोट्स उसमें बहुत अहम भूमिका में रहता है, तो उस चीज को भी सीखेंगे, ठीक है। तो मैथ की वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और कोई भी दिक्कत है कमेंट जरूर करना, और उसका मिलेगा आपको सॉल्यूशन। मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।